नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे। और आज से हम लोग विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो भी 18वीं सदी से 20वीं सदी की मध्य की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आज से इस चैप्टर में विश्व इतिहास का पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर में लगभग 12 से 13 पेजेस हैं, तो लगभग 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें इसकी पीडीएफ दोस्तों जैसे ही यह लेक्चर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप बीओ मेंस, और बीओ मेंस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। और जो यूपीपीसीएस मेंस है उसी में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब आज की डेट में देर न करते हुए आज का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि विश्व इतिहास में 18वीं से 20वीं सदी की घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात आती है पूंजीवाद की। तो देखिए पूंजीवाद जो है मूलतः एक आर्थिक अवधारणा है, मतलब धन से संबंधित अवधारणा है। और जिसमें क्या होता है कि जैसे पूंजी को एकत्रित करने का और उसके निवेश करने की स्वतंत्रता होती है, मतलब पूंजी से संबंधित चीज़ें इस पर बात की जाती है और इसमें निजी संपत्ति पर बल दिया जाता है। साथ ही उत्पादन का उद्देश्य जो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास पैसा है, पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं फिर उसी से लाभ कमाते हैं, ठीक है। पूंजीवाद के जहाँ तक कारणों की बात करते हैं तो देखिए यूरोपीय संदर्भों में 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का दौर प्रारंभ होता है। सबसे पहले देखिए बहुत बड़ी अवधारणा है सामंतवाद, ठीक है। तो देखिए फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म की जहाँ तक बात करते हैं तो यूरोपीय संदर्भों में 5वीं शताब्दी में जिस समय रोमन साम्राज्य का विघटन हो रहा था, और होता क्या था कि उस समय जैसे पश्चिमी यूरोप था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2 भागों में बांट लीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र था यूरोप के जितने भी देश थे तो यहाँ पर जो असभ्य जनजातियों जो लोग थे, असभ्य और बर्बर जनजातियों का उदय होता है। और यहीं से देखिए जो एक होता ना कि राजा और लोगों के बीच में एक लूटपाट करने वाली एक जनजातियां या लोग आने लगते हैं, जिसकी वजह से एक आधार बनता है जाकर आपके सामंतवाद का, ठीक है। सामंतवाद की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों तो होता क्या है कि इटली में जब रोमन साम्राज्य खत्म हो रहा होता है 5वीं शताब्दी में, तो उसी समय चीज़ें क्या घटित होती हैं कि जापान की कुछ बर्बर जनजातियां जो होती हैं कि जैसे लोम्बार्ड है, गोथ है, तो ये जनजातियां क्या करती हैं, इटली पर हमला करती हैं, ठीक है। अब ये असभ्य और बर्बर जनजातियां जो हैं, बर्बर लोग जो हैं, यह इटली पर हमला करते हैं। हमला करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं कि इटली के गांव जो होते हैं वो अपने आप को असुरक्षित मानने लगते हैं। इसी में ध्यान रखिएगा, इसी में एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो लोगों की रक्षा कर सके। देखिए एक चीज है राजा, ठीक है, एक होता है किंग और एक होता है लोग। तो इन दोनों के बीच की कड़ी जो अब निकल कर आएंगे, जो इनकी रक्षा करेंगे, जो भूमि का स्वामी होगा, वह होते हैं सामंतवाद। यही आधार मिलता है हमारे सामंतवाद का, ठीक है। तो सामंतवाद का उदय यहीं से 5वीं शताब्दी के बाद से ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए सामंतवाद को आप लोगों ने समझ लिया, क्योंकि देखिए ये टॉपिक में जो आपका सिलेबस है उसमें है नहीं, क्योंकि 18वीं से 20वीं सदी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं पर हम लोगों को बात करनी है। लेकिन टर्म जो आया है तो टर्म को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए विशेषकर जब पूंजीवाद की बात आती है तो विशेषकर क्या होता है कि 12वीं सदी तथा इसका विकास 5वीं सदी से स्टार्ट होके 12वीं सदी तक जारी रहता है। 13वीं और 14वीं सदी में कई कारणों से सामंतवाद का पतन भी प्रारंभ हो जाता है और यहीं से पूंजीवाद का उद्भव होता है, ठीक है। इसका विकास सामंती शक्तियों को कमजोर करने और व्यवस्थित राज्यों में जिस राष्ट्र राज्य का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए सामंतवाद की एक चीज और है कि अगर व्यक्ति के हिसाब से अगर हम पूछें कि सामंतवाद किसको कहा जाता है, तो सामंतवाद वह लोग होते हैं जैसे पश्चिमी यूरोप के देश और ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पर राजा और लोगों के बीच में,
ठीक है, एक कड़ी का काम करते हैं। जैसे देखिए, एक राजा सबसे ऊपर होता है, उसके बाद यह जो बीच के लोग जो होते हैं, जो भूमि के स्वामी और भूमि का रख रखाव और उन पर लगान किस तरीके से क्या, तो ये सारी चीज़ें जो व्यक्ति करते थे, रक्षा करते थे, ये सामंतवाद कहलाते थे। ठीक है, दोनों मतलब दो लोगों के बीच की कड़ी। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही वर्ग उभर कर आता है। ठीक है, तो इनको सामंत कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है, इसके सामाजिक मध्य वर्ग का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य के लिए पूंजीवाद का विकास चाहता है, बौद्धिकता, तर्कवाद और स्वतंत्रता की भावना के विकास से ही समाज में सामंतवाद की जगह पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। भाई सारी चीज़ें, बौद्धिकता हो गया, तर्कवाद हो गया, समाजवाद हो गया, इन सारी चीज़ों का उदय हो रहा होता है। इसीलिए सामंतवाद के जो पतन है धीरे धीरे होने लगता है और पूंजीवाद इसकी जगह लेने लगता है। धार्मिक क्षेत्र में कहें तो इस क्षेत्र में जो है जागरूकता का प्रसार, जिसके कारण आगे चलकर 16वीं सदी में क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन भी चलते हैं। देखिए आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो 13वीं से 14वीं सदी से व्यापार वाणिज्य में भी तेजी आ रही थी, जो आगे चलकर 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के कारण मौजूद होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब आगे की घटनाएं क्या होती हैं, देखिए ब्रिटेन में पूंजीवाद का विकास होता है। देखिए पूंजीवाद के विकास की प्रक्रिया को देशों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में समझा जा सकता है। ब्रिटेन कई कारणों से पूंजी के विकास के संदर्भ में वाला देश बना है और इसके निम्न कारण थे। देखिए राजनीतिक कारणों की जहाँ तक बात कर लेते हैं, सबसे पहला कारण कौन सा है, राजनीतिक कारण। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में क्या होता है कि जब सामंतवाद का पतन प्रारंभ हो जाता है, तत्पश्चात ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। ब्रिटेन में कब होती है गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 में। ठीक है, पर इसकी पृष्ठभूमि भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामंतवाद के पतन में सहायक सिद्ध होती हैं। 11वीं से 12वीं सदी में यूरोप के ईसाई जगत, अरब क्षेत्र के इस्लाम जगत में जो धर्म युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटेन के सामंत भी शामिल होते हैं। आगे चलकर ब्रिटेन फ्रांस के साथ 14वीं और 15वीं शताब्दी में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा जाता है, जिससे यहाँ की सामंती संरचना कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक है, कमज़ोर दिखाई देने लगती है। 15वीं सदी के मध्य से अगले कई वर्षों तक ब्रिटेन में वहीं के सामंतों के बीच में संघर्ष चलने लगता है, जिसे गुलाबों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों युद्धों से सामंती संरचना कमज़ोर पड़ती है और 1485 ईस्वी में ट्यूडर वंश के रूप में राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है। वास्तव में ब्रिटेन में स्थापित हुआ होता है और राष्ट्र राज्य जो है सामंतवाद को तोड़कर स्थापित हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं सामंतवाद जो है उसका पतन हो चुका था और राष्ट्र राज्य का प्रारंभ हो चुका होता है। ठीक है, देखिए 1688 में ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था बनी होती है उस पर मध्यवर्गीय लोगों का प्रभाव होता है, क्योंकि मताधिकार का मानक जो है संपत्ति थी। ठीक है, कि मताधिकार उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी संपत्ति है। ठीक है, ब्रिटेन का यह मध्यवर्ग सरकार से अपने लिए समय समय पर सकारात्मक नीतियां निर्माण करवाने में सफल रहता है और परिणामतः पूंजीवाद के तत्वों को प्रोत्साहन मिलते रहता है और साथ ही पूंजी के विकसित रूप को भी सफलता मिलती है। तो यहीं से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे क्या घटनाएं चलती हैं कि जैसे सामाजिक कारणों की जहाँ तक बात कर लेते हैं, ब्रिटेन में सामंत काल के दौर में ही मध्यवर्ग का विकास होने लगता है। ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक विचारों के प्रति ब्रिटेन के सामाजिक वर्गों में जागरूकता भी होती है और गौरवपूर्ण क्रांति भी होती है। इसके द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आधारित एक पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कि मतलब स्वतंत्रता, आर्थिक आधार पर स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन इसका आधार क्या होगा, पूंजीवाद होगा। ठीक है, धार्मिक कारणों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए 16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार होता है। इसके तहत आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजी निवेश की स्वतंत्रता, ब्याज पर धन लगाने की स्वतंत्रता आदि को महत्व दिया जाता है। ब्रिटेन में पूंजीवाद को विकसित होने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, कि यहीं से अवधारणाएं निकल कर आती हैं कि आप धन कमाने का, भाई ब्याज अगर हम लेंगे किसी न किसी पूंजी पर तो कहीं ना कहीं आपके पास धन इकट्ठा होने लगेगा, फिर आप उसको निवेश करना स्टार्ट कर देंगे, फिर उससे लाभ कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी प्रक्रियाओं में चीज़ें होने लगती हैं।
अब देखिए आर्थिक कारणों की बात कर लेते हैं। देखिए आर्थिक कारणों में कौन कौन से, जैसे ब्रिटेन अपनी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक सामाजिक कारणों से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करने में ज़्यादा सफल रहता है। यहाँ के लोगों में बचत की भी प्रवृत्ति थी, जिसके आधार पर संयुक्त पूंजी कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वर्जीनिया कंपनी आदि का विकास होता है। पूंजीवाद के विकास में बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकिंग के संदर्भ में यहाँ लोम्बार्डी यानी लंदन के निकट में बैंकिंग पद्धतियाँ विकसित होती हैं, जहाँ पर बहुत ही सहजता और खुलेपन के साथ में बैंकिंग संबंधित कार्य होने लगते हैं। ब्रिटेन में पूंजीवाद के विकास में इसके उपनिवेशों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। भाई कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ठीक है, अब ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जितने भी विश्व में जितने उपनिवेश थे, तो वहाँ से इन्होंने आर्थिक दोहन किया, धन का दोहन किया, धन को दोहन करने के बाद उस धन को इकट्ठा किया। अब पूंजी, यहीं पर औद्योगिक क्रांति होती है, ये लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, फिर उसी को इन्वेस्ट करते हैं और फिर बना हुआ माल अपने जो उपनिवेश हैं उनमें भेजने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएँ पूरी की पूरी चलती रहती हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे कहा जाएगा कि ब्रिटेन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवेश ने पूंजीवाद के विकास का प्रमुख केंद्र बनाता है जाकर। ठीक है, यही आगे आने वाली जो 18वीं सदी के मध्य की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार बनता है जाकर। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है अन्य देशों में पूंजीवाद की स्थिति। जैसे अगर ब्रिटेन के अलावा अन्य चीज़ों पर भी देखेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में जैसे फ्रांस आदि में सामंतवाद का प्रभाव बना रहा। इस कारण राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होते रहे और पूंजीवाद ब्रिटेन की तरह विकसित नहीं हो पाया। भाई कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जो आया था सामंतवाद को तोड़कर पूंजीवाद आया था, उसकी जगह पर आया था। अब जहाँ जहाँ पर सामंतवाद बना रहा, मतलब कि जो बीच का वर्ग था, ठीक है, राजा और लोगों के बीच का जो रक्षक वर्ग था, भूमि का स्वामी था, ठीक है, उसको अधिकार था, सारी चीज़ें रक्षा करने का अधिकार थे, सलाह देता था राजा को। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब उसी चीज़ को, जो सामंतवाद था, उसी को तोड़ नहीं सके फ्रांस आदि में, फ्रांस देशों में, तो वो लोग औद्योगिक क्रांति को पूरी जो औद्योगिक क्रांति होती है या पूंजीवाद जो होता है उसका विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सका होता है। अब देखिए जहाँ तक बात करती हैं कि राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी वहाँ पूंजीवाद ब्रिटेन की तरह विकसित नहीं हो पाता है। कमोवेश क्या होता है कि स्थिति यूरोप के अन्य देशों में भी रहती है। जहाँ तक विश्व के अन्य क्षेत्रों की बात होती है तो अधिकांश क्षेत्र उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण अपने पूंजीवाद को विकसित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में 19वीं सदी में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1865 के गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। जापान में 1868 में शासन व्यवस्था में सुधार आते हैं। 1870-71 में इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। इन सारी घटनाओं को भी अभी आने वाले चैप्टरों में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इन क्षेत्रों में भी पूंजी तत्वों को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक विकास भी संभव हुआ। अब देखिए प्रश्न जो है मेंस में आप लोगों से पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे इसी तरीके से कि पूंजीवाद क्या है, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूंजीवाद के प्रभाव की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो पूंजीवाद के प्रभाव से सामंतवाद के लक्षण कमजोर पड़ने लगते हैं। अब आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां देखे जाने लगती हैं, जैसे भूमि का क्रय विक्रय की वस्तु बन जाती है। कृषि दासों की जगह मजदूरों का विकास होता है। भाई कहीं ना कहीं जो राजा रहते हैं और जो दास रहते हैं, भाई एक श्रेणी चलकर चली आती है। ठीक है, जो लोग रहते हैं, दास रहते हैं, उन राजा और दासों के बीच की जो कड़ी रहती है वो सामंतवाद कहलाती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को क्रियान्वित करती है। लेकिन जब यही कड़ी टूटने लगती है तो दासों का जो है मजदूरों के रूप में विकास होता है और साथ ही साथ श्रम का प्रयोग बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन के लिए होने लगता है। वास्तव में अगर कहा जाएगा तो पूंजीवाद का प्रभाव सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं देखा गया, बल्कि इससे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र भी प्रभावित होता है। 13वीं-14वीं सदी में क्या होता है से 18वीं सदी के मध्य तक विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र राज्य का विकास, सामाजिक क्षेत्र में मध्यवर्ग का विकास, धार्मिक क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट की विचारधारा का विकास, आर्थिक क्षेत्र में भौगोलिक खोजें होती हैं, तर्कवाद और बौद्ध जो प्रबोधन है उसका विकास होता है, व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है, मूल्य क्रांति होती है
औद्योगिक क्रांति होती है, ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं पूंजीवाद से ही प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूंजीवाद को भी विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये पूंजीवाद के प्रभाव माने जाते हैं। और क्या अन्य चीज़ें हैं कि जैसे पूंजीवाद के विकास का मूल्यांकन सिर्फ सकारात्मक संदर्भों में भी नहीं देखा जा सकता, नकारात्मक संदर्भों में भी है। कि सकारात्मक संदर्भों में जब हम लोग बात करते हैं तो इसे लंबे समय तक सामंती प्रवृत्तियों के कमजोर पड़ने से आर्थिक विकास संभव हुआ। वहीं लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि की भावना का प्रचार प्रसार भी होता है। साथ ही औद्योगिक क्रांतियाँ जो होती हैं, जो औद्योगिक क्रांति जैसे आर्थिक विकास की घटना पर घटी दूसरी, और इसके कारण समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं भी फैलती हैं, जिससे विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों का शोषण भी देखा जाने लगता है। इससे मुक्ति के लिए आगे चलकर समाजवाद की विचारधाराएं सामने आने लगती हैं। साथ ही कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित जो साम्यवाद है, इसकी बात होती है, जिसकी स्थापना पूंजीवाद के विनाश पर निर्भर होती है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के वैचारिक तनाव का कारण भी बनता है जाकर। ठीक है, अगली चीज क्या है, समाजवाद एवं सामान्यवाद। ठीक है, अब देखिए समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद समाज में समानता की बात करने वाली विचारधारा का नाम है। समाजवाद का मतलब सभी में बराबरी का, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको समाजवाद कहा जाता है। समानता की बात करता है। विशेष संदर्भों में विचारधारा जो होती है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्गों के समानतापूर्ण अधिकार की बात करती है। अब देखिए समाजवाद के कारणों की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, इस पर भी बनता है कि समाजवाद क्या है, समाजवाद के कारण कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बताना होगा और अच्छे से इन लेक्चर्स को आप लोग बढ़िया से देखिए और इसी पर क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी दे दी गई हैं, तो उनको भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए आप लोग। समाजवाद की विचारधारा किसी एक काल विशेष से संदर्भित नहीं कही जा सकती। होता क्या है कि सभ्यता के आरंभ से विकास के क्रम में कहीं ना कहीं समानता आधारित व्यवस्था की बात को लेकर विचारधारा जो है समाज में रह रही होती है और एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में इसकी पृष्ठभूमि जो होती है प्रबोधन या बौद्धिक युग के विचारों और औद्योगिक क्रांति के पश्चात की परिस्थितियों पर द्वारा तैयार होती जाके, तो ये समाजवाद के कारण माने जाते हैं। अगली चीज क्या है, प्रबोधन युग। अब देखिए प्रबोधन युग क्या है, इसको भी समझिए आप लोग अच्छी तरीके से। जैसे 18वीं सदी में प्रबोधन युग के विचारकों ने समाजवादी विचारों के लिए एक व्यवस्थित प्रेरणा स्रोत का काम किया। इन विचारों में रूसो का प्रमुख योगदान रहता है। इंग्लैंड के जो रॉबर्ट ओवन, जिन्हें समाजवाद का पिता भी कहा जाता है, के विचारों पर रूसो का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए रूसो का कहना था कि किसी व्यक्ति को इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले और इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को ही बेच दे। तो ऐसी अवधारणाएं समाज में आने लगती हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवन की पुस्तक है एक द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में कई स्थानों पर रूसो के उपरोक्त विचार की व्याख्या भी की गई है। रूसो ही नहीं, एडम स्मिथ, लॉक आदि प्रबोधन युगीन विचारकों के कई विचार रहते हैं आगे चलकर समाजवादी विचारकों के यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए आधार का काम करते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के विचारक टॉमस पेन, एडम स्मिथ की तरह ही मजदूरों की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है। अब देखिए यह प्रबोधन युग आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको चीज़ों को जानना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की देखिए बात कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का विकास जो होता है वो विकास प्रारंभ होता है और उसके प्रभाव जो है समाज में स्पष्ट रूप से 2 वर्गों में बटा होता है, मजदूर वर्ग और उद्योगपति वर्ग। भाई कहने का मतलब यह है कि 2 वर्गों में बटा होता है, एक जो उद्योगपति और उनको नियोजित करने वाला एक मजदूर वर्ग। ठीक है, मजदूर वर्ग को नियोजित किया जाता है उद्योगपति वर्ग के द्वारा। ठीक है, इसी समय मजदूरों के अधिकारों, उनके कल्याण को लेकर कई विचारधाराओं का विकास होता है। भाई कहीं ना कहीं देखिए जब व्यक्ति काम करने लगेंगे तो उनको भी समस्याएं आएंगी, उनको भी चीज़ें दिक्कत में आएंगी। उन्हीं दिक्कतों के लिए अधिकारों, कल्याण की बात को कही जाती है। ठीक है, लेकिन कई विचारधाराओं का विकास होता है जिनमें उदारवाद, समाजवाद आदि प्रमुख होते हैं। उदारवाद एवं समाजवाद में इन सब बात को लेकर समानता है कि दोनों मजदूर अधिकारों, उनकी समानता की बातें करते हैं। भाई उदारवाद भी
मजदूरों के अधिकारों की बात करता है और सामाजिक समानता की बात करता है और समाजवाद भी बात करता है। लेकिन उदारवाद राज्य के अधिकारों में वृद्धि और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। ठीक है, तो आपको उदारवाद में क्या है, ये मतलब ओरिएंटेशन जो इसका होता है वो सरकार की तरफ होता है, राज्य की तरफ होता है कि उसको व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाए, व्यवसाय की स्वतंत्रता दी जाए और जो राजनीतिक अधिकार है उनको और ज़्यादा वृद्धि की जाए। यहाँ व्यवसाय की स्वतंत्रता कई बार मजदूर अधिकारों को सीमित कर देती है। इन्हीं कारणों से चलकर चलकर उदारवाद से जुड़े मजदूरों का मोह भंग भी होने लगता है। भाई कहीं ना कहीं जैसे देखिए समाजवाद मानव अधिकारों की समानता की बात करता है, लेकिन उदारवाद वो राजा के परिप्रेक्ष्य में या जो राज्य है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मजदूर वर्ग का मोह भंग होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 2 चैप्टर में हम लोग देखेंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 पेजेस को देख लेंगे। अगले वाले लेक्चर में यह पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे हम लोग इटली, फ्रांस और जर्मनी और अमेरिका की क्रांतियों को एक एक करके, फ्रांस की क्रांतियों को, ब्रिटेन की क्रांतियों को धीरे धीरे करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग है, आज से वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से जो नॉलेज है उसको गेन करते रहिए। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप यूपी पीसीएस मेंस का चल रहा है तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो लॉकडाउन है उसका फ़ायदा उठाते रहिए और ना चाहते हुए भी आपको घर में रोकना पड़ रहा है तो कम से कम आप पढ़ाई ही कर लीजिए, मेंस की तैयारी कर लीजिए, यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर लीजिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।